हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का क्लास 11 का जो फैक्टर्स चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो उसको समझने से क्या होता है, अच्छा है हम लोगों के लिए। जो हम लोग के फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन सबको जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अभी फैक्टर बेस पे, तो उन सबको हम लोगों को बहुत ईजी होता है उसको समझने में, थोड़ा सा डीप नॉलेज उसमें आ जाता है। इसलिए पहले हम लोग फैक्टर्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी पता चला होगा आप लोगों को, पहले भी आप लोगों ने सुन चुका व्हाट इज़ फैक्टर्स। तो आज फिर से हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। ये जो फैक्टर्स है ये एक्चुअली होते क्या है। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों को मिलते हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटी का बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं। और एक टाइप का होता है मैग्नीट्यूड भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं, लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होते हैं। तो हम लोग ऐसे टाइप का कुछ फैक्टर जो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे आज। तो पहले लिखेंगे फैक्टर्स मतलब क्या होता है। तो लिखिए फैक्टर्स मतलब, फैक्टर्स लिखेंगे ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity which have magnitude, comma direction, magnitude, direction, and which obeys the laws of फैक्टर एडिशन, obeys the laws of फैक्टर एडिशन। मतलब क्या है बच्चों, देखो हमारे पास ये जो फैक्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 2-3 टॉपिक के बाद हमको मिलेंगे फैक्टर एडिशन के बारे में। जो फिजिकल क्वांटिटी एग्जैक्टली सिर्फ वो जो फैक्टर एडिशन का दो लॉ है, लॉ ऑफ फैक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन एंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, उन दोनों को जो फिजिकल क्वांटिटी ओबे करेंगे सिर्फ उन लोगों को हम लोग परफेक्टली फैक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को ओबे नहीं करेंगे उन लोगों को हम लोग परफेक्टली फैक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। हम लोग सपोज एग्जांपल ले देते हैं। ये जब भी लिखा है फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड व्हिच ओबेज द लॉज ऑफ फैक्टर एडिशन आर कॉल्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं आर कॉल्ड, और यहाँ पे ए लिखा है तो ये लिखे है इज कॉल्ड फैक्टर क्वांटिटी, is called factor quantity, is called factor quantity। तो फैक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल देकर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेंगे। सपोज वी हैव डिस्प्लेसमेंट एज ए फैक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए फैक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है सपोज वेलोसिटी इज ऑल्सो ए फैक्टर क्वांटिटी। उसके बाद सपोज एक्सीलरेशन इज ऑल्सो ए फैक्टर क्वांटिटी। उसके बाद सपोज मोमेंटम ये भी एक फैक्टर क्वांटिटी है। सपोज फोर्स है हम लोगों के पास, फोर्स है ये भी फैक्टर क्वांटिटी है। तो एट्सेट्रा हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर क्वांटिटी मिलेंगे। इन सभी फैक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। और ये दोनों जितने सारे फैक्टर क्वांटिटी आप लोगों को मिल रहे हैं, ऑल दिस फैक्टर क्वांटिटीज ओबेज द लॉज ऑफ फैक्टर एडिशन, दैट मीन्स दे ओबेज द लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। इसलिए इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली फैक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग हमारे पास क्या है फैक्टर क्वांटिटी के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो इसको आप लोग लिखिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो लिखिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल quantity which have only magnitude, मतलब उन सब का सिर्फ वैल्यूज होंगे only magnitude and no direction, मतलब जिसके पास डायरेक्शन होते नहीं। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो उन सब को हमको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द फिजिकल क्वांटिटी
which have quantity, which have only magnitude and no direction are called scalar quantity. तो कुछ स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप लोगों के मन में आया होगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी सपोज हम लोग ले सकते हैं टाइम को जब रिप्रेजेंट करेंगे उसके सिर्फ हम लोगों को यूनिट चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि टाइम इन द ईस्ट डायरेक्शन, टाइम इन द वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे कभी नहीं बोलते। टाइम के बाद सपोज आते हैं टेम्परेचर, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं मास, उसके बाद सपोज बोल सकते हैं डिस्टेंस मतलब क्या होता है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू बॉडी और एनी टू पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस में अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ये डिस्टेंस नहीं होता। लेकिन डिस्टेंस में नेगेटिव हो सकता है इसके बेस के डायरेक्शन के बेसिस पे, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्टेंस के बेसिस पे जो है, जो डायरेक्शन के बेसिस पे ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इसलिए हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इन सब में हम लोग देखेंगे टाइम, टेम्परेचर, मास, इन सब में भी क्या होंगे? जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब सिर्फ यूनिट चाहिए, इन सब का डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन इन सब में जो हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इन सभी में हम लोगों को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए उन सब का प्रॉपर रिजल्ट निकालने के लिए। जब हम लोग फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे और बाद में थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी इसको लिखिए और एक दो लिख सकते हैं यहाँ पे, टाइम, टेम्परेचर, मास, डिस्टेंस। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? वर्क डन भी लिख सकते हैं, वर्क डन या वर्क लिख सकते हैं, और एनर्जी लिख सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इन सबको देखिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड व्हिच ओबेज द लॉज ऑफ फैक्टर एडिशन इज कॉल्ड फैक्टर क्वांटिटी। और इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर टू, दे रिक्वायर, ऐसे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, और दे रिक्वायर डायरेक्शन to represent them properly। मतलब इन सबको अगर हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे दे रिक्वायर डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट देम। ऐसे यहाँ पे शॉर्टली लिख सकते हैं आप लोग। तो इन सबको आप लिखिए। अभी इन दोनों का जो फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों का हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस है, डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या होंगे? इन सब का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, इन सब का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होंगे नहीं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फैक्टर क्वांटिटीज़, इन सबको ऐड करने के लिए हमको फैक्टोरियल ऑफ एडिशन चाहिए होगा। लेकिन स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग को फैक्टोरियल ऑफ एडिशन नहीं चाहिए, सिर्फ क्या कर सकते हैं? अलजेब्रिकली इन सबको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप लोग लिखिए पॉज करके। मैं फैक्टर्स के अभी जो है और कुछ डिफरेंट टॉपिक दे रहा हूँ। बच्चा अभी ये देखो डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी। तो फैक्टर्स में क्या लिखा है और स्केलर में क्या लिखा है? देखिए, फैक्टर्स दे हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन स्केलर में क्या होते हैं? दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। द सेकंड पॉइंट क्या है? दे कैन बी एडेड यूजिंग फैक्टर लॉज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी के टाइम पे दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली, मतलब इन सबको सिर्फ प्लस और माइनस करने से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग को प्रॉपरली लॉज ऑफ फैक्टर एडिशन यूज़ करना होगा। जो लॉज ऑफ फैक्टर एडिशन है हम लोग कुछ देर बाद पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर मतलब जो लेटर्स हम लोग को देखेंगे वो बोल्ड फॉर्म में देखेंगे ऐसे, तो तभी हमको समझना है कि ये फैक्टर क्वांटिटी है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशन में कभी कभी ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी फैक्टर क्वांटिटी होगा तो उस जो भी लेटर हम लोग यूज़ करेंगे उसके ऊपर ऐसे एरो दे देंगे, तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे ये फैक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्केलर में ऐसे कुछ नहीं होता है। सिंपल जो आप लोग को लेटर मिलेंगे, नॉर्मल लेटर में हम लोग कर सकते हैं, वो चाहे कैपिटल लेटर में हो, स्मॉल लेटर में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी लेटर्स का जो ये है कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन जो हमको देखना है बोल्ड लेटर्स में है या एरो में दिया है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में दिया है दैट मीन्स वो फैक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? फोर्स का एग्जाम्पल होगा फॉर फैक्टर क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी और कुछ भी आप लोग ले सकते हैं फैक्टर क्वांटिटी के जो आप लोग को एग्जाम्पल दिए हैं। और यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल दिया है, मास, टाइम, ऐसा और टेम्परेचर कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। तो इन सबको आप लोग अच्छे से लिखिए। मैं दूसरा टॉपिक जा रहा हूँ अभी।
वैसे भी देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फैक्टर, फैक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विथ एन एरो, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड with an arrow, सपोज हमारे पास एक एरो है, इस एरो का ये जो एंड है इसको हम लोग बोलेंगे हेड, इस एंड को बोलते हैं हेड और इसको बोलेंगे टेल। तो ये है फैक्टर क्वांटिटी जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ये एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हेड, ये है टेल। और ये जो लेंथ है इन सब का, यहाँ से जो यहाँ तक जो लेंथ है, इस लेंथ से हमको क्या करते हैं फैक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पॉइंट के हिसाब से द लेंथ ऑफ एरो represent the magnitude of a factor quantity, यहाँ पे जो हम लोग फैक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, आप लोगों के दिमाग में जब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो आना चाहिए। सपोज फोर्स बोलेंगे तो फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन बोलेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो फैक्टर्स मतलब कुछ दूसरा कुछ चीज़ है नहीं, ये जैसे कैटेगरी है, विद इन दिस कैटेगरी जो हम लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटी है वो सभी फैक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग याद रखिएगा कोई भी हो सकता है फैक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर क्वांटिटी। अभी ये जो फैक्टर क्वांटिटी है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स मतलब क्या है, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फैक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फैक्टर क्वांटिटी। तो पहले लिखिए फर्स्ट पॉइंट पोलर फैक्टर्स लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है पोलर फैक्टर्स। पोलर फैक्टर्स मतलब क्या होता है, जिन फैक्टर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। यहाँ पे लिखिए द फैक्टर्स और द लिखिए द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which have a starting point, or point of application are called polar factors, तो पोलर फैक्टर्स का एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। सपोज हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किसी ना किसी एक पॉइंट से हम लोगों को क्या करना होगा, शुरू करना होगा। तो ये सपोज डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, किसी न किसी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अच्छे से बहुत सारे होंगे। तो ये है हम लोगों का पोलर फैक्टर्स। इसके बाद दूसरे एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोग लिखिए। वैसे भी इस डेफिनेशन को देखिए, एक्सियल फैक्टर्स नंबर 2 पॉइंट, ये क्या बोला गया है, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल आर कॉल्ड एक्सियल फैक्टर्स। तो पहले देखिए यहाँ पे जो बोला है राइट हैंड स्क्रू रूल एक्चुअली होते क्या है, बाद में तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए। सपोज हम लोगों के पास ऐसा एक एक्सिस है, इस एक्सिस में एक बॉडी जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस में ऐसे सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहे हैं। ये सपोज जो है ये सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो सपोज हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, इसका सपोज रेडियस है r। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे घूमेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या होगा, ये अगर एक्सिस है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई भी बॉडी जब घूमेंगे रोटेशन में होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो बॉडी यहाँ पे होंगे, सपोज कोई भी एक पार्टिकल यहाँ पे है, सपोज m मास का कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल जब ऐसे घूमेंगे, घूमने से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, ये कंटिन्यूसली रोटेशनल मोशन में रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते जाएंगे। तो जब यहाँ पे एंगल फॉर्म होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी।
तो एंगल के हिसाब से इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होता जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी ऐसे हो सकता है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा, अभी जो बोला है राइट हैंड स्क्रू रूल, सपोज यहाँ पे हम लोगों के पास सपोज इस बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये हम लोग के पास एक स्क्रू है, ये जो स्क्रू है, स्क्रू को सपोज हम लोगों के पास ये बोर्ड में इसको हम लोग ऐसे सपोज डालेंगे, सपोज ऐसे बोर्ड में सपोज हम लोग इस स्क्रू को सपोज ऐसे डालेंगे। तो सपोज इसको हम लोग रोटेट करेंगे ऐसे, सपोज इसको ये राइट हैंड ऐसे सपोज रोटेट कर रहे हैं राइट की डायरेक्शन से। अगर इसको हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे, मतलब ये सपोज हम लोग के पास स्क्रू हुआ, इसको अगर किसी राइट की तरह से ऐसे हम लोग रोटेट करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये हम लोग राइट की तरफ से रोटेट करने से क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाता रहेगा। ये जब भी जितना भी हम लोग इसको राइट की तरफ रोटेट करेंगे, थोड़ा फोर्स लगा के क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ जाएंगे। मतलब क्या होगा, जो अंदर की तरफ वो जा रहा है वो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड विथ रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ऐसे घूम रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग जो है एक्सियल फैक्टर्स। तो एक्सियल फैक्टर क्या होगा, ये जो ऐसे घूम रहे हैं ये एंगुलर वेलोसिटी देके, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं। तो यही है, अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, स्क्रू को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे आएगा। आप लोग थोड़ा सा फील कीजिए, जब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे आएंगे। अगर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, ये अंदर की तरफ जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलेंगे तब एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन एटसेट्रा आप लोग बोल सकते हैं। बाद में हम लोग को डिटेल्स में मिलेंगे ये सब। ये जो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बोले हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। अभी जो दिया आप लोगों को ये ऐसे क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। क्लॉकवाइज होने से क्या होगा, डायरेक्शन होगा ऐसे, तब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, अभी क्या था, ये अंदर की तरफ था, जब ऐसे हम लोग देंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा। क्लॉकवाइज होंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग क्या लेंगे, जब इसको ऐसे लेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर बोर्ड में हम लोग सपोज ऐसे है, कोई हम लोगों के पास ऐसे एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर सपोज ये हम लोग का प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो क्लॉकवाइज मोशन के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसका डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। ये है अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे की तरफ टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको फील कीजिए, ये हम लोग का एक प्लेन है, इसमें एक स्क्रू है, स्क्रू को अगर हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो तब क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर क्लॉकवाइज मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डाउनवर्ड, फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अपवर्ड, लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन, फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हम लोग का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सियल फैक्टर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर क्लॉकवाइज मोशन axis of rotation is in the downward direction, axis of rotation is in the डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप लोगों को ये सिर्फ स्क्रू को याद रखना है। स्क्रू को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपवर्ड जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डाउनवर्ड जाएगा। सिर्फ उसको याद रखेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप लोगों को याद रह जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। मैं दूसरा भी जो है एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, इसको देखिए, इक्वल फैक्टर, थर्ड टाइप है इक्वल फैक्टर। सपोज हम लोगों के पास दो कोई ऐसा फैक्टर है, ये सपोज हम लोग के पास एक फैक्टर है, ये सपोज फैक्टर है ए, और सपोज दूसरा फैक्टर है एग्जैक्टली ऐसा, ये सपोज फैक्टर बी है। तो इन दोनों में हम लोग क्या रखेंगे, इन दोनों का जो लेंथ है दोनों फैक्टर का एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों फैक्टर क्या बोलेंगे, इसको इक्वल फैक्टर बोलेंगे। मतलब क्या है, कोई भी दो फैक्टर इक्वल फैक्टर्स बोलने के लिए उन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टर्स
इक्वल फैक्टर्स दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। शॉर्टली ले सकते हैं, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी हम लोग कोई भी दो फैक्टर को इक्वल फैक्टर बोल सकेंगे, नहीं तो नहीं बोल सकेंगे। इसलिए लिखा है दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल फैक्टर्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू ऐसे बी लिख सकते हैं, नहीं तो मॉडुलस ऑफ ए देके भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी। ये मॉडुलस ऑफ फैक्टर क्या है अभी वहाँ पे हम लोग समझ आएंगे, लेकिन इन दोनों फैक्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे इक्वल फैक्टर। उसके बाद देखिए नेगेटिव फैक्टर। नेगेटिव फैक्टर मतलब क्या हो सकता है, सपोज हम लोगों के पास फिर से सपोज ऐसा एक फैक्टर है, ये फैक्टर ए, ये सपोज फैक्टर बी है, ये फैक्टर बी है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का जो है लेंथ यहाँ पे भी दोनों का सेम है, लेकिन जो फैक्टर बी है, फैक्टर बी का डायरेक्शन फैक्टर ए के डायरेक्शन से अपोजिट है। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, इन दोनों को बोलेंगे नेगेटिव फैक्टर। लेकिन नेगेटिव फैक्टर होने के लिए भी क्या चाहिए, दोनों फैक्टर को इक्वल मैग्नीट्यूड में आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन सबको नेगेटिव फैक्टर बोलेंगे। इसको आप लिखिए पॉज करके, यहाँ पे ए और बी लिखा, कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना होगा। यहाँ पे लिखेंगे दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, और इक्वल मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन होना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना होगा। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको ए, यहाँ पे देंगे माइनस बी, ऐसे लिखेंगे। अगर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे एज ए पॉजिटिव, इसको तो नेगेटिव बोलना पड़ेगा। लेकिन कॉम्बिनेटली हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा जो राइट की डायरेक्शन में फैक्टर क्वांटिटी हम लोग के पास होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। लेफ्ट की तरफ जो लेते हैं ओरिजिन, जो हम लोग ग्राफिकली आप लोग याद कीजिए, ओरिजिन से राइट की तरफ लेते हैं पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ लेते हैं नेगेटिव। तो उसी के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि सपोज ये राइट डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। तो इसको आप लोग लिखिए। यहाँ पे जो मॉडुलस मैंने दिया है दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर इन दोनों को हम लोग सपोज अभी इन दोनों को हम लोग इक्वल फैक्टर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे ये अपोजिट हो गया, लेकिन इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस लेने से क्या होता है, एक नेगेटिव क्वांटिटी भी जो होता है पॉजिटिव में हो जाता है, तब हमको उसका इक्वल फैक्टर बोल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख के दिया है। तो फिर भी आप लोग यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो मॉडुलस ऑफ ए फैक्टर मतलब क्या है, सपोज हम लोग के पास एक फैक्टर है ए का सपोज मैग्नीट्यूड है 5, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ फैक्टर मतलब ये जो होगा, ऐसे हम लोग ये सपोज ऐसे रख दिया, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा मॉडुलस। अगर किसी वजह से सपोज ए पे यहाँ पे सपोज मैग्नीट्यूड ए का सपोज हम लोग के पास हो गया सपोज -10, ये -10 हो गया, तो -10 करने से क्या होगा, इसको अगर मॉडुलस हम लोग लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -10 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस जो होते हैं हमेशा नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार देखिए, तो इसको लिखिए, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन फैक्टर। तो इसलिए जो है अगर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू तो पॉजिटिव में आ जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्टली सिर्फ 5 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है फिजिकल फैक्टर क्वांटिटी बोला है, तो इसको स्केलर क्वांटिटी है, तो फैक्टर क्वांटिटी जब लिखेंगे इसके साथ कुछ यूनिट्स भी होंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ ए के लिए जो जगह है, ए के साथ यहाँ पर सिर्फ 5 लिख देते हैं, या सिंपली हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं सिर्फ लेटर्स यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर सिर्फ लेटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये तो 5 तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें तो हम लोग फैक्टर नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे हम लोग यूनिट लगा लेंगे तो ये फैक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। तो अभी के लिए क्या है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ, तभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, सपोज हम लोग के पास सिर्फ फैक्टर ए है, इसको मॉडुलस अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को
गोला समझ में आ जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी जो है 5, 6 कुछ भी नंबर हो या लेटर जो आ जाएगा फैक्टर क्वांटिटी, ऐसा नहीं है। तो हम लोग ये जो है फैक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी जो कोलिनियर फैक्टर है, कोलिनियर मतलब क्या होगा, जिन फैक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम होगा, ऐसा सपोज ये एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, दोनों का ऐसा सपोज ये फैक्टर ए है, ये सपोज फैक्टर बी है, ये दोनों अभी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये सपोज फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस सपोज ऐसा हुआ कि दोनों ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहा है, इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। ये भी हमारा क्या है, कोलिनियर फैक्टर। अगर थर्ड केस सपोज ऐसा मैं देता हूँ, थर्ड केस सपोज ये ऐसा है, सपोज दूसरा फैक्टर ऐसे आ रहा है, ऑन द सेम एक्सिस ऐसे आ रहा है, ये भी हम लोग के पास क्या होगा, कोलिनियर फैक्टर होगा। तो ये सपोज फैक्टर ए हुआ, ये सपोज फैक्टर बी हुआ, तब भी क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो इसमें एंगल क्या हो सकता है, 180 हो सकता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या आएगा, यहाँ पे एंगल आएगा 0 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, इन दोनों केस में भी क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ सकता है थीटा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू आप लोग 180 लिख सकते हैं। तो इन केसेस में इन तीनों टाइप का जो फैक्टर हमको मिलेंगे, इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर फैक्टर्स। एक बार देखिए आप लोग, इसका जो है आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये जो पार्ट है ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इन केस में भी क्या होगा, यहाँ पे एंगल जो होगा 180 डिग्री आएगा, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ये फैक्टर ए है, ये फैक्टर बी है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, फैक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब जो है either they will be acting in a parallel line or in a straight line, that means they may have act in the same axis। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पैरेलल स्टेट में एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एग्जांपल 1 में और 3 में ये जो है एक एक्सिस के ऊपर ही ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फैक्टर्स which act, और लिख सकते हैं द फैक्टर्स which have equal or unequal magnitude, equal or unequal magnitude, but which act in the same, which act along the same axis, ऐसे लिखते हैं, which acts along the same axis or in parallel lines, or in parallel are called collinear factor। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सबको आपको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा एग्जांपल्स दे रहा हूँ। वैसे पे देखिए, ये है एग्जांपल नंबर 7, कोप्लानर फैक्टर। तो क्या लिखा है वर्ड में, देखिए कोप्लानर मतलब एक ही प्लान में जो फैक्टर्स होंगे उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लानर फैक्टर। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज हम लोग के पास ऐसा एक 3 डायमेंशनल प्लेन हुआ, ये सपोज हम लोग के पास प्लेन है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए। तो सपोज ये हम लोग का एक प्लेन है, और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ये एक सपोज एक प्लेन है, यहाँ से लेके ये, मतलब ये एक प्लेन हुआ, ये एक प्लेन हुआ। ये सपोज ओरिजिन है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सपोज जेड एक्सिस है। तो ऐसे हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो प्लेन है हम लोग के पास, इस प्लेन में क्या है, एक्स और वाई एक्सिस है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। इसका नाम देंगे एक्स वाई प्लेन। और इसको क्या नाम देंगे, ये है वाई और जेड एक्सिस से मिला हुआ एक प्लेन है, इसको हम लोग बोलेंगे वाई जेड प्लेन। तो अगर इस प्लेन में सपोज कुछ फैक्टर्स होंगे, सपोज कोई भी फैक्टर हो सकता है, सपोज हम लोग ओरिजिन से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, सपोज ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इन सभी जो फैक्टर्स हम लोगों के पास होगा, सपोज ये फैक्टर ए हुआ, ये सपोज फैक्टर बी हुआ, ये सपोज फैक्टर सी हुआ, यहाँ पे भी सपोज हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे सपोज फैक्टर पी, सपोज इसका डायरेक्शन ऐसे है, ऐसा हुआ, सपोज दूसरा फैक्टर ऐसे हो सकता है, कुछ भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये सभी फैक्टर एक ही प्लेन में जब काम करेंगे, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे,
को प्लानर फैक्टर। तो ये सभी का डायरेक्शन क्योंकि सेम प्लेन में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर योर को प्लानर फैक्टर। तो एक्स वाई प्लेन में को प्लानर फैक्टर कौन कौन से हैं, ए बी सी। यहाँ पे कौन कौन है को प्लानर फैक्टर, पी क्यू। तो ये है को प्लानर फैक्टर्स। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो डेफिनेशन दे ही दिया, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे इसको देखिए, यूनिट फैक्टर इट इज़ ए फैक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं, एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ ए गिवन फैक्टर। मतलब सपोज हमारे पास एक फैक्टर हुआ, सपोज फैक्टर है ए, इस फैक्टर का जो यूनिट होगा वो सपोज यूनिट आप लोग ले सकते हैं, कोई सपोज 9 यूनिट ले लेते हैं, ये सपोज 9 यूनिट हुआ, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा जो गिवन फैक्टर हम लोग के पास होगा उसके डायरेक्शन में होगा इसका। सपोज एक प्लेन ले लेते हैं, इस प्लेन में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हम लोग कुछ यूनिट फैक्टर लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा एक फैक्टर लेते हैं, नाम है उसका आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं जे कैप। अलोंग जेड एक्सिस हम लोग यूनिट फैक्टर लेते हैं के कैप। सपोज अभी इस डायरेक्शन में, सपोज अलोंग एक्स डायरेक्शन हमारे पास एक फोर्स हुआ, ये सपोज एफ है, इस एफ का सपोज मैग्नीट्यूड हुआ सपोज 5 न्यूटन। तो इसको हम लोग फैक्टोरियली कैसे प्रेजेंट करेंगे, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन। लेकिन ये पार्ट हम लोग को क्या दे रहा है, अभी सिर्फ क्या दे रहा है, ये ओनली मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर डायरेक्शन देने के लिए 5 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आई कैप। मतलब क्या होगा, 5 न्यूटन है, किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस में ऐसा कुछ सपोज हम लोग के पास एक फैक्टर हुआ, सपोज ये फोर्स है अलोंग वाई एक्सिस, ये सपोज 10 न्यूटन का है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज एफ हुआ, अगर वाई एक्सिस में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज हो गया 10 न्यूटन दिया है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, अलोंग वाई एक्सिस है। तो अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं वह होता है जे कैप। तो ये आप लोग समझ लीजिए और इसको याद रखिए। तो ये जे कैप हो गया, इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का यूनिट फैक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यूनिट फैक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो भी होगा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो होगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उस जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसी का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा। मतलब यहाँ पे आई कैप और ये जो फोर्स है दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे जो जे कैप है दोनों का डायरेक्शन सेम है। और जे कैप जब इसके साथ ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो हम लोगों को क्या समझना है, सपोज हम लोगों के पास एक फैक्टर दिया है ए कैप, ए दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग को यूनिट फैक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, दिस इज योर यूनिट फैक्टर के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सपोज ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ए कैप इक्वल टू, इसको हम लोग कैप और हैट बोलते हैं, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए बाई मॉडुलस ऑफ ए लेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मतलब क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ऐसे लिखेंगे। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या मिलेंगे, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले ये हो गया मॉडुलस और ये हो गया हम लोगों का ए कैप। मतलब ये जो पोर्शन है कोई भी फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ए पार्ट देंगे मॉडुलस, ये है मॉडुलस और मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ए पार्ट होगा मैग्नीट्यूड, ए पार्ट होगा मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो पार्ट है ये देगा डायरेक्शन, ये पार्ट देगा डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी इसलिए हमको क्या दे रहा है, ये 5 और ये जो 10 दिया है, ये दोनों है हम लोगों का मैग्नीट्यूड, ये दोनों है हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड। और आई कैप और जे कैप जो है ये दे रहे हैं हम लोग को डायरेक्शन, ये दे रहे हैं डायरेक्शन। तो ये जो डेफिनेशन दिया गया था उसका मीनिंग यही है। आप लोग इसको पॉज करके लिखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जब भी हमको ऐसे यूनिट फैक्टर निकालना होगा तो क्या करना होगा, हमेशा ये जो मॉड्यूलर गिवन फैक्टर होगा, गिवन फैक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देने से हमको क्या मिलेंगे, यूनिट फैक्टर मिल जाएंगे। मैं कुछ देर बाद इसका थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को एक दूसरे फैक्टर के टाइप साथ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। लेकिन यूनिट फैक्टर का जो काम है उसका काम है सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, और इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 रखा गया है, सो दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई द यूनिट फैक्टर विथ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, फैक्टर क्वांटिटी, उन सब का जो मैग्नीट्यूड हो वो चेंज ना हो। मैग्नीट्यूड 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए यूनिट फैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, और इसको सिर्फ यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स फैक्टर क्वांटिटी। इसको पॉज करके लिखिए।
वैसे भी यहाँ पे देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये है एग्जांपल नंबर 9। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, सपोज हम लोग के पास ऐसे एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे आप लोग को अभी बोला था, अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, आई कैप होते हैं। अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो होते हैं जे कैप। तो ये है तीनों वेक्टर, अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस है के कैप। इन दोनों का आप लोग यहाँ पे एंगल देखिए, इन दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। वाई और जेड के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री, और के और जो है जेड और एक्स एक्सिस के बीच जो है एंगल है ये 90 डिग्री। तो इन तीनों को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो इसमें लिखा है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग पॉज करके लिखिए। अभी मैं पॉइसन वेक्टर के बारे में बोलूँगा इसी यहाँ पे डायग्राम में। तो पहले आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। अभी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो हम लोग है इसी डायग्राम में पोजीशन वेक्टर को समझेंगे। तो सपोज ये पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हुआ, ये सपोज हम लोग के पास हुआ एक ओरिजिन, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज पॉइंट पी है, पॉइंट पी तक सपोज हम लोगों ने ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ किया, पॉइंट पी तक। ये सपोज हम लोग के पास हो गया R1। इसको हम लोग क्योंकि नाम दिया है पोजीशन वेक्टर, तो इस पोजीशन तक पी पॉइंट तक ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसका कुछ ये जो फैक्टर दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, सपोज ओ पी हम लोग बोलेंगे, सपोज ओ पी बोलेंगे। दिस ओ पी का कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ना, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, R1 जो है, R1 यहाँ पे लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सपोज 5 यूनिट हो गया मैग्नीट्यूड। और उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, अलोंग ओ पी अगर ये इसमें है तो इसका भी कुछ तो डायरेक्शन होगा ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे R1 कैप ले सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे R1 है पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे OP के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूनिट जो है 5 और इसके साथ जो है R1, तो इसलिए 5 यूनिट लिख दिया। डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1 कैप लिख सकते हैं। तो ये है यूनिट वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर R1। लेकिन पोजीशन वेक्टर है क्या, ओरिजिन से जब हम लोग ऐसे कुछ पोजीशन पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट तक ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। सपोज और एक ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये हो गया हम लोग का R, सपोज ये पॉइंट है Q, ये सपोज हो गया R2। तो ये जो O से Q तक जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, एज ए R2 लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर बोला है इसलिए यहाँ पे देंगे एरो उसके ऊपर। और OQ मतलब क्या है, R2 है, तो इसका सपोज मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, ये सपोज मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट, यहाँ पे लिख देंगे 6 यूनिट। तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, R2 के डायरेक्शन में है, इसलिए लिखे यहाँ पे R2 कैप। लेकिन यहाँ पे R1 कैप और R2 कैप क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं R2, और यहाँ पे लिखेंगे 6 यूनिट R2 कैप। यहाँ पे R1 कैप मतलब क्या होगा, R1 कैप मतलब क्या है, R1 बाई मॉडुलस ऑफ R, मतलब ये जो R का ये होगा मॉडुलस ऑफ R से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, R2 कैप मतलब क्या होगा, R बाई R। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इन फैक्टर्स को। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। पोजीशन वेक्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। इट इज़ द डिस्टेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं एज ए डेफिनेशन, इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट in a plane, of a point in a plane from the origin। यहाँ पे लिखेंगे from the origin। तो आप लोग एग्जाम्पल दे ही दिया, इसको पॉज करके लिखिए। अब ये देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। यहाँ पे भी हम लोग एक ऐसे प्लेन लेंगे, ये होगा हम लोग एक प्लेन, XY प्लेन, ये है ओरिजिन से सपोज हम लोग के पास एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट सपोज O से ट्रेवल किया, P पॉइंट तक गया, तो P पॉइंट तक इसका सपोज डिस्टेंस है R1। यहाँ से सपोज उसने फिर से क्या किया, सपोज ऐसे ट्रेवल किया, ये सपोज पॉइंट Q2 है, पॉइंट Q, यहाँ से सपोज ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है सपोज R2। तो ये अभी जो है हम लोगों के पास P से Q तक जो डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो P से Q जो है, ये है PQ,
तो पी क्यू है हम लोगों का पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ओ से पी तक जो डिस्टेंस है, ओ से पी, इसको लिखेंगे एज R1। उसके बाद लिखेंगे ओ क्यू इसको लिखेंगे एज R2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखेंगे, फाइनली क्या हुआ, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से इसने पहले पी तक गया, पी से क्या गया क्यू तक गया, तो फाइनली क्या हुआ हम लोग के पास यहाँ तक ये आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी से क्यू इक्वल टू क्या आएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनली यहाँ तक आया है, इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है R2, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू की जगह पे लिखेंगे R2 और ये लिखेंगे R1। तो ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर दिस पी क्यू। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखिए। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है फैक्टर शिफ्टिंग के बारे में, पैरेलल शिफ्टिंग, उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उससे बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे फैक्टर के बारे में। आप लोग जो है ये जो बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को दिया हुआ है, इन सबको अच्छे से समझिए, अच्छे से आप लोग रिवर्स करिए। ये जो जितना सारा आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट, तभी आप लोगों को जो नेक्स्ट सीक्वेंस जो होगा टॉपिक आएगा बाद में, उस टॉपिक आप लोगों को फैक्टर के बारे में समझ में आएगा। नहीं तो समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है याद नहीं रहेंगे, तो याद में कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत थैंक यू। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।